अम, आज के इस गहन अध्ययन में हम एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जो इतिहास, विज्ञान और हमारी प्राचीन कथाओं के ठीक बीचों बीच मौजूद हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं अरब सागर की लहरों से लगभग 60 से 120 फीट नीचे डूबी हुई उस रहस्यमयी नगरी की। हाँ, जिसे दुनिया प्राचीन द्वारका के नाम से जानती है। सही कहा। और इस चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो बेहद विस्तृत और प्रामाणिक हैं। मतलब हमारे पास मरीन आर्कियोलॉजी यानी समुद्री पुरातत्व की रिपोर्ट्स हैं, हाईटेक सोनार डेटा है। और भूवैज्ञानिकों के हालिया अध्ययन भी शामिल हैं। इसके साथ ही हम महाभारत और पुराणों जैसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के उन विवरणों का भी विश्लेषण करेंगे जो इस नगरी के बारे में सदियों से बताए जाते रहे। बिल्कुल। हमारा आज का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि क्या समुद्र की गहराइयों में छिपी द्वारका महज एक पौराणिक कथा है या फिर ये कांस्य युग का एक ऐसा बेहद उन्नत समुद्री केंद्र था जिसने दुनिया भर में इंजीनियरिंग की जो एक स्थापित टाइमलाइन है उसी को चुनौती दे दी है। एकदम सही। विज्ञान और प्राचीन कहानियों के संगम की ये पूरी यात्रा किसी रोमांचक जासूसी कहानी से कम नहीं है। तो चलिए सीधे उन प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से शुरुआत करते हैं जिनमें इस स्वर्ण नगरी का सबसे पहला जिक्र मिलता है। हरिवंश, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में। हाँ, जिनमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण ने समुद्र देवता से 12 योजन जमीन प्राप्त करके इस शहर को बसाया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है क्योंकि ग्रंथों में इस नगरी की वास्तुकला का जो विवरण दिया गया है ना, वो अपने आप में हतप्रभ कर देने वाला है। उदाहरण के लिए भागवत पुराण के अनुसार देवशिल्पी विश्वकर्मा ने इस नगरी का निर्माण किया था। इन विवरणों में स्फटिक, मूंगा, चांदी और अन्य रत्नों से बने महलों का जिक्र आता है। और शायद इसे वारी दुर्ग भी कहा गया है, जिसका मतलब है एक ऐसा किला जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ हो, वारी दुर्ग। मतलब ये केवल एक आवासीय क्षेत्र नहीं था बल्कि एक अत्यंत सुरक्षित और सुव्यवस्थित राज्य था। बिल्कुल, जहां की सड़कों और व्यावसायिक क्षेत्रों का लेआउट किसी अत्यंत उन्नत नगर नियोजन की ओर इशारा करता है। लेकिन देखिए, यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। ग्रंथों में 9 लाख महलों के होने की बात कही गई है। हाँ, 9 लाख महल। क्या ये संख्या और रत्नों से जड़े महलों का विवरण थोड़ी काव्यात्मक अतिशयोक्ति, मतलब पोएटिक एग्जैजरेशन नहीं लगता? आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। प्राचीन काव्यों में रूपक और अतिशयोक्ति का इस्तेमाल आम बात थी। तो विज्ञान इसे कैसे देखता है? विज्ञान और पुरातत्व अक्सर इन अतिशयोक्तियों के भीतर छिपे वास्तविक तथ्यों की तलाश करते हैं। 9 लाख महल शायद इसकी विशालता और समृद्धि को दर्शाने का एक तरीका रहा होगा। मतलब हमें उस अतिशयोक्ति के पीछे छिपे मुख्य संदेश को देखना चाहिए। बिल्कुल। संदेश ये है कि वहाँ एक बेहद समृद्ध, बड़ी और वास्तुकला के लिहाज से उन्नत सभ्यता मौजूद थी। और वारी दुर्ग की अवधारणा ही ये साबित करती है कि उन्हें समुद्री सुरक्षा का गहरा ज्ञान था। तटीय निर्माण का भी। इसी उन्नत व्यवस्था का एक और हैरत अंगेज उदाहरण महाभारत में मिलता है। हाँ, प्रशासन को लेकर है ना? एकदम सही। वहाँ स्पष्ट रूप से जिक्र है कि इस शहर में प्रवेश करने वाले हर नागरिक के पास एक खास पहचान की मोहर होना अनिवार्य था। मतलब एक आइडेंटिटी सील? बिना इस मोहर के शहर में प्रवेश वर्जित था। हाँ, जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले प्रशासन और सुरक्षा के स्तर पर इतनी कड़ाई और सुगठित व्यवस्था। ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन फिर उन ग्रंथों में एक भयानक त्रासदी का भी वर्णन है। भगवान कृष्ण के प्रस्थान के बाद का वर्णन। हाँ, समुद्र के जल स्तर का अचानक बढ़ना और उस पूरी भव्य नगरी का जलमग्न हो जाना। क्या ये महज एक कहानीकान था या कोई वास्तविक भौगोलिक घटना घटी थी? ज्ञान और पुरातत्वविदों का ध्यान खींचा। इसी सच को खोजने के लिए 1980 के दशक में अभियान शुरू हुए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में। बिल्कुल। जमीन पर खुदाई करना एक बात है, लेकिन समुद्र की गहराई में सच खोजना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। जहां दृश्यता कम होती है और लहरों का भारी दबाव होता है, और यहीं पर आधुनिक तकनीक ने एक बड़ी भूमिका निभाई। गहराई में जाने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया वे कमाल के हैं। जैसे कि साइड स्कैन सोनार। अगर इसे आसान शब्दों में समझें
तो ये उपकरण ध्वनि तरंगों का उपयोग करके समुद्र के तल का नक्शा बनाता है। ठीक वैसे ही जैसे चमगादड़ अंधेरे में रास्ता खोजने के लिए ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी तो उपकरण थे। हाँ, समुद्र की सतह के नीचे दबी परतों को देखने के लिए सब बॉटम प्रोफाइलर का इस्तेमाल किया गया और गोताखोरों की मदद के लिए पानी के भीतर चलने वाले विशेष स्कूटर, जिन्हें एक्वाजेप कहा जाता है, उनका भी उपयोग हुआ। इन उपकरणों की मदद से ही गोताखोर सुरक्षित रूप से एक बहुत बड़े इलाके की छानबीन कर सके। और जो नतीजे सामने आए, उन्होंने इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल। समुद्र तल पर लगभग 50 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैले अर्धवृत्ताकार, आयताकार और चौकोर पत्थर के ब्लॉक्स मिले। और ये ज्यामितीय पत्थर की दीवारें कोई प्राकृतिक चट्टानें नहीं थीं। नहीं, ये स्पष्ट ज्यामितीय आकार में काटे गए पत्थर थे। और यहीं पर वो चीज सामने आती है जिसने इंजीनियरिंग जगत को हैरान किया है। आप बॉक्स तकनीक की बात कर रही हैं ना? हाँ, बॉक्स तकनीक। लहरों की ताकत को हम आज भी अच्छी तरह समझते हैं। आज हम तटों को बचाने के लिए कंक्रीट के बड़े बड़े टेट्रापॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि लहरें किनारों को ना तोड़ें। लेकिन हजारों साल पहले उन लोगों ने पत्थरों से वही शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम तैयार कर लिया था। यह इस अध्ययन का सबसे विस्मयकारी हिस्सा है। उस बॉक्स तकनीक में पत्थर की 2 समानांतर दीवारें खड़ी की जाती थीं। और उनके बीच की खाली जगह में मलबा या कंकड़ पत्थर भर दिए जाते थे। सही कहा। जब समुद्र की तेज लहरें इन दीवारों से टकराती थीं, तो बीच में भरा हुआ मलबा उस झटके की ऊर्जा को सोख लेता था, जिससे दीवारें टूटती नहीं थी। तटीय इंजीनियरिंग का ये स्तर उस कांस्य युग के हिसाब से अकल्पनीय माना जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी के एल आकार जैसे कटे हुए पत्थर भी मिले हैं, जिनमें एक दूसरे से फंसाकर जोड़ने के लिए खास खांचे बने हुए थे। इंटरलॉकिंग सिस्टम? यह स्पष्ट रूप से लहरों के भारी दबाव को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। इतनी उन्नत तटीय इंजीनियरिंग का सीधा सा मतलब है कि ये कोई मामूली मछुआरों की बस्ती नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। और इसका प्रमाण हमें उन सैंडस्टोन के लंगरों से मिलता है जिन्हें गोताखोरों ने खोज निकाला है। समुद्र की उस गहराई से 120 से अधिक पत्थर के भारी लंगर मिले हैं। इनमें कुछ त्रिकोणीय आकार के लंगर हैं, जिन्हें 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसके अलावा इंडो अरब शैली के ग्रैपनल लंगर और रिंगस्टोन प्रकार के लंगर भी हैं। इन लंगरों की विविधता ही ये साबित करती है कि ये एक बेहद सक्रिय और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला साक्ष्य है एक विशिष्ट त्रिकोणीय लंगर जिसका वजन 496 किलोग्राम और लंबाई 1.8 मीटर है। करीब आधा टन का लंगर। इतने विशालकाय लंगर का उपयोग छोटी नाव में तो कतई नहीं हो सकता। इसके लिए विशाल और भारी जहाजों की जरूरत रही होगी। इस बात की पूरी संभावना है कि मध्य पूर्व और अन्य सुदूर देशों के व्यापारी जहाज यहाँ लंगर डालते थे। आधा टन का लंगर वाकई उस समय के समुद्री व्यापार के विशाल पैमाने को दर्शाता है। ये एक व्यस्त समुद्री केंद्र था। लेकिन इन सब के बीच हमारे स्रोतों में एक ऐसी खोज का भी जिक्र है जो सीधे तौर पर महाभारत के उन वर्णनों से जुड़ती है। हाँ, मोहर वाली बात जो हमने शुरुआत में की थी। समुद्र के नीचे से लौह हड़प्पा काल यानी लगभग 1500 ईसा पूर्व के चमकीले लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात थी एक विशेष मोहर का मिलना। इस मोहर पर 3 सिर वाले एक जानवर की आकृति उकेरी गई है। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। जब हम उस साहित्यिक वर्णन को देखते हैं जहां शहर में प्रवेश के लिए एक विशेष पहचान मोहर का जिक्र था, और फिर उसी स्थान से वैसी ही एक दुर्लभ मोहर का भौतिक रूप में प्राप्त होना, ये दोनों कड़ियों को आपस में जोड़ देता है। इसके साथ ही एक खुदा हुआ बर्तन जिसे वोटिव जार कहते हैं वो भी प्राप्त हुआ है। जब प्राचीन ग्रंथ किसी विशिष्ट वस्तु का वर्णन करें और सदियों बाद पुरातत्वविद ठीक वैसी ही वस्तु समुद्र से निकाल लें, तो ये प्रामाणिकता को पुख्ता कर देता है। बिल्कुल कर देता है। लेकिन हर वैज्ञानिक खोज की तरह यहाँ भी एक बहुत बड़ी बहस मौजूद है। तिथियों का विवाद, सही कहा ना मैंने? हाँ, ये भारी लंगर, विशाल दीवारें और मोहरें आखिर किस काल की हैं? क्या सच में ये उसी दौर की हैं जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में है? इस पर विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है। वैज्ञानिक मुख्य रूप से साक्ष्यों की उम्र का पता लगाने के लिए विभिन्न तकनीकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग। ये एक वैज्ञानिक विधि है जो बताती है कि किसी मिट्टी के बर्तन को आखिरी बार आग में कब टपाया गया था। इस तकनीक और कुछ रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार वहां से मिले लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष लगभग 1500 से 2000 ईसा पूर्व के हैं। यानी आज से करीब 3500 से 4000 साल पुराने।
ये समय काल मोटे तौर पर लेट हड़प्पा काल के साथ मेल खाता है। लेकिन विवाद तब गहरा जाता है जब हम उसी क्षेत्र के आसपास हुए कुछ अन्य दावों को देखते हैं, विशेष रूप से केम्बे की खाड़ी में जो खोजें हुई हैं। वहां कुछ नमूनों के कार्बन डेटिंग के आधार पर उस बस्ती को 9000 से 12000 साल पुराना तक बताया गया है। एक तरफ 3500 साल और दूसरी तरफ 9000 साल। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या पानी के भीतर मिली चीजों की सही उम्र का पता लगाना इतना मुश्किल है? पानी के भीतर कार्बन डेटिंग करना जमीन की तुलना में कई गुना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। समुद्र के भीतर कंटैमिनेशन या प्रदूषण का खतरा हमेशा बना रहता है। मतलब समुद्र की तेज धाराएं किसी बहुत पुरानी लकड़ी के टुकड़े को बहाकर नई संरचनाओं के पास ले आएं? हाँ, या फिर किसी पुरानी चट्टान पर कोई नई चीज आकर टिक जाए। इसलिए केवल एक लकड़ी के टुकड़े के कार्बन डेटिंग से पूरे शहर की उम्र तय करना वैज्ञानिक रूप से ठोस नहीं माना जाता। और तिथियों की इस उलझन में एक और अजीब बात ये सामने आती है कि उसी इलाके में एक ऐसा आयताकार पत्थर भी मिला है जिस पर गुजराती लिपि उकेरी गई है। और हम जानते हैं कि गुजराती लिपि का विकास तो बहुत बाद के काल में हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि समुद्र तल पर जो अवशेष हैं वो अलग-अलग समय काल के हैं? यह एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष है। समुद्र का वो हिस्सा सदियों से व्यापार का केंद्र रहा है। बहुत संभव है कि वहां कांस्य युग की प्राचीन संरचनाएं हों। और उनके साथ साथ मध्यकालीन या उसके बाद की वस्तुएं भी समुद्र में गिरकर उसी जगह पर जमा हो गई हों। बिल्कुल। और तिथियों के अलावा एक और विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भूवैज्ञानिकों का तर्क है कि समुद्र के नीचे जो ज्यामितीय आकृतियां दिख रही हैं, वे शायद मानव निर्मित हैं ही नहीं। वे इसे प्राकृतिक मानते हैं। हाँ, भूवैज्ञानिक इसे जॉइंट पैटर्न कहते हैं। उनका मानना है कि प्राकृतिक कटाव के कारण चट्टानें आयताकार ब्लॉक्स में टूट सकती हैं। यह एक वैध वैज्ञानिक तर्क है, लेकिन जो भारतीय पुरातत्वविद वहां अध्ययन कर रहे हैं उनका क्या कहना है? उनका दृढ़ विश्वास है कि यह प्राकृतिक नहीं है। उनका तर्क है कि उन पत्थरों पर औजारों से काटे जाने के स्पष्ट निशान मौजूद हैं। और जिन एल आकार के कट और खांचों की हमने बात की थी, प्रकृति इतने सटीक और आपस में जुड़ने वाले खांचे नहीं बना सकती। इसके अलावा दो पत्थरों के बीच चूने या मोर्टार के इस्तेमाल के सबूत भी मिले हैं। ये स्पष्ट रूप से विशाल पत्थरों की चिनाई का काम है। इन वैज्ञानिक बहसों के बीच हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। मीडिया में कई बार इस खोज को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। बिल्कुल। न्यूज़ और सोशल मीडिया पर सोने के महल मिलने के जो सनसनीखेज दावे किए जाते हैं, वे सत्य नहीं हैं। विज्ञान केवल उन विशाल पत्थर की दीवारों, सैंडस्टोन के लंगरों, मिट्टी के बर्तनों और एक अत्यंत उन्नत बंदरगाह के अवशेषों की ही पुष्टि करता है। सोने और पन्ने के महलों के भौतिक साक्ष्य पुरातत्व को नहीं मिले हैं। ये स्पष्टता जरूरी है ताकि विज्ञान और मिथक के बीच का अंतर बना रहे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतना उन्नत और विशाल शहर समुद्र में समा कैसे गया? इसके कई वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारण सामने आते हैं। पिछले 5000 वर्षों में अरब सागर के जल स्तर में कई बार भारी उतार चढ़ाव दर्ज किए गए हैं। पहला बड़ा कारण तो समुद्र के जलस्तर का लगातार बढ़ना ही हो सकता है। हाँ, इसके अलावा गुजरात का वो पूरा तटवर्ती इलाका टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों के प्रति बेहद संवेदनशील है। तो ये बहुत संभव है कि कोई भीषण भूकंप आया हो जिससे जमीन का वो हिस्सा सीधे समुद्र में धंस गया हो, जिसे विज्ञान की भाषा में टेक्टोनिक सबसिडेंस कहते हैं। और कुछ शोध ये भी इशारा करते हैं कि शायद किसी भयानक सुनामी ने कुछ ही घंटों के भीतर इस पूरी नगरी को अपनी चपेट में ले लिया हो। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन एक बात तय है कि प्रकृति की विशाल ताकत के आगे उस समय की बेहतरीन इंजीनियरिंग भी हार गई। लेकिन उनका जो ज्ञान था, लहरों से बचने के लिए उन्होंने जो बॉक्स टेक्निक विकसित की थी, वो हमें उनकी अनुकूलन क्षमता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये सिर्फ एक शहर का अंत नहीं था, बल्कि ये जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बदलते स्वभाव के साथ मानव के संघर्ष की एक प्राचीन कहानी है। इन सारे विस्तृत स्रोतों, भूवैज्ञानिक डेटा और पुरातात्विक रिपोर्टों को गहराई से समझने के बाद एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि प्राचीन द्वारिका महज एक कहानी या मिथक नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये तटीय वास्तुकला, उन्नत समुद्री व्यापार और इंजीनियरिंग का एक ऐसा वास्तविक केंद्र था जिसने मध्य पूर्व के देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए और समुद्र की भयंकर चुनौतियों का सामना करने के लिए बेजोड़ तकनीकें भी इजाद की। यही बात इस पूरे अध्ययन को आज के दौर में इतना प्रासंगिक बनाती है। प्राचीन सभ्यताओं ने भी
प्राकृतिक बदलावों और बढ़ते जल स्तर का सामना किया था। और ये हमें आज के एक ऐसे विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा करता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज भी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। हमें सोचना चाहिए कि आज से कई हजार साल बाद क्या भविष्य के मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स इसी तरह हाईटेक उपकरणों के साथ हमारी खोज कर रहे होंगे? क्या वे न्यूयॉर्क, मियामी या मुंबई जैसे हमारे किसी आधुनिक महानगर के कंक्रीट के जंगलों को समुद्र की गहराइयों में खोजेंगे? क्या हम भी भविष्य की पीढ़ियों के लिए समुद्र के नीचे एक नई द्वारका छोड़कर जाने वाले हैं? इतिहास का ये पन्ना शायद हमारे भविष्य का आईना भी हो सकता है।